प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें से हम लोग भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का आंसर को देख रहे थे। यह आंसर श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो भूगोल के पीजीटी शिक्षक सह प्रभारी प्राचार्य +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर के हैं। उनके द्वारा यह आंसर तैयार किया गया है। हम लोगों ने पहले पार्ट के वीडियो में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में बिजली और गर्मी उत्पादन, ठोस अपशिष्टों का जलना, औद्योगिक प्रक्रियाएं और विशेष रूप से परिवहन है। कोयला, मिट्टी के तेल, जलाव लकड़ी, गोबर के केक, सिगरेट से निकलने वाले धुएं आदि के जलने के दौरान निकलने वाली आम प्रदूषण गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि लगभग 90% है। मानव जीवन पर इसका प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर कई प्रभाव जुड़े हैं, जिसमें फुफ्फुसिया, हृदय, संवहनी और तंत्रिका संबंधी दुर्बलताएं शामिल है। स्वास्थ्य प्रभाव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी बहुत भिन्न होता है। उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि बुजुर्ग, शिशु, गर्भवती महिलाएं और पुराने दिल और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोग वायु प्रदूषण के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। बच्चों को अधिक जोखिम होता है क्योंकि वे आमतौर पर अधिक सक्रिय होते हैं और उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के संपर्क में तीव्र अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभाव दोनों हो सकते हैं। दूसरा है पौधों पर प्रभाव। जब कुछ गैसीय प्रदूषक पत्ती छिद्रों में प्रवेश करते हैं तो वे फसल के पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण के लिए पत्तियों का पुराना जोखिम मोमी कोटिंग को तोड़ सकता है, जो कि पानी के अत्यधिक नुकसान को रोकने में मदद करता है और बीमारियों, कीटों, सूखे और ठंड से नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के एक्सपोजर प्रकाश संश्लेषण और पौधों के विकास में हस्तक्षेप करते हैं, पोषक तत्वों की कमी को कम करते हैं और पत्तियों को पीले, भूरे या पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट है सामग्री पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। हर साल वायु प्रदूषक अरबों रुपये की सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषक कारों और घरों पर बाहरी पेंट को तोड़ते हैं। दुनिया भर के सभी वायु प्रदूषकों ने अपूरणीय स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों, संगमरमर की मूर्तियों आदि को नष्ट कर दिया है। चौथा है जलवायु पर प्रभाव। प्रदूषण से प्रेरित वायुमंडल परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। एक घटना जो कुछ गैसों की एकाग्रता में वृद्धि के कारण होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और CFC, ग्लोबल वार्मिंग के कई प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। एक गर्म पृथ्वी के साथ ध्रुवीय बर्फ की टोपी पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। बांग्लादेश या मालदीव जैसे देशों में यह विनाशकारी होगा। यदि समुद्र का स्तर 3 मीटर बढ़ जाता है तो मालदीव लहरों के नीचे पूरी तरह गायब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। आंसर है, लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहां उन्हें भोजन, पानी, घर बनाने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए। जनसंख्या के वितरण को निम्न कारक सम्मिलित रूप से प्रभावित करते हैं। इनको निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा राजनीतिक कारण। अब इसका डिटेल। प्राकृतिक कारण तो उच्चावचन, पर्वतीय पठारी, उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन
क्षेत्रों में भूमि उर्वरा होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, होंगहो आदि की घाटियाँ अधिक घनी बसी है। दूसरा है जलवायु, मतलब प्राकृतिक कारण में दूसरा पॉइंट जलवायु। तो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट है मृदा। जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती है तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। अगला पॉइंट है खनिज पदार्थ। विषम जलवायु होने पर भी उपयोगी खनिजों की उपलब्धता से लोग वहां बसने लगते हैं। अगला पॉइंट है वनस्पति। अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोनधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक कारण के बाद आर्थिक कारक। तो इसका पहला पॉइंट है परिवहन का विकास। तो परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं और विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबादी है। दूसरा है नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। धार्मिक कारक क्या है? तो धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते, जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन। चौथा पॉइंट है राजनीतिक कारण। किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो परिवहन तथा संचार का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा तथा इसकी आर्थिकी से है। संसार का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तात्पर्य यह है कि संसार के विकास में संचार जैविक भूमिका निभा रहा है। पहला, यह अच्छी तकनीकी को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन में सहायता करते हैं। दूसरा है संचार का तात्पर्य यह है कि एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ संबंध में सहायता करते हैं तथा परिवहन का तात्पर्य आवश्यक उत्पाद उपलब्ध करवाने से है। तीसरा पॉइंट है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के समान संचार होता है। परिवहन का अर्थ समान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। आर्थिकी में मांग तथा पूर्ति के संतुलन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। यह राष्ट्र के विपक्ष में जैविक भूमिका निभाते हैं और विभिन्न स्थानों के मध्य यह दूरियों को कम कर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कृषि की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखें। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, खाद्यान्न की प्रधानता। तो देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि लगभग में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। दूसरा है फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसल बोई जाती है। तीसरा है कृषि का पुराना ढंग। देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है, खाद का प्रयोग कम होती है और कृषक नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित हैं। चौथा पॉइंट है कृषि मानसून का जुआ। तो भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन वर्षा न होने पर एक ही फसल मिलना कठिन हो जाता है। पाँचवा है कृषि जोत का छोटा आकार। भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार छोटा है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। इस पर आधुनिक ढंग से कृषि करना कठिन है। छठा पॉइंट है उत्पादन कम होना। भारत में अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह मूलक है। गहन कृषि का अभाव है। फलतः कृषि योग्य भूमि की पर्याप्तता के बावजूद फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ अत्यंत कम है। और लास्ट क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाया। जैसे झरिया है, तलचर है, नवेली है, कोरबा है और सिंगरौली है। ये सब को आपको दिखाना, ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ ग्राफ में हम लोग दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका झारखंड, यहाँ झरिया है, यहाँ पर कोरबा है, यहाँ पर तलचर है, यहाँ पर नवेली है और यहाँ पर सिंगरौली है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से इसको देख के
ठीक जगह पर मार्किंग कर दीजिए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए, यही मेरी दुआ है आप लोगों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।